हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का सेट नंबर 2 मैथमेटिक्स का करने जा रहे हैं। और सेट नंबर 2 में आपका कौन सा सेट है वो देख लें। ये डेट था आपका 6 अक्टूबर 2022 का, जो कि सेकंड शिफ्ट था। फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग फर्स्ट सेट में कर चुके हैं, ये सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। हमारा लगभग 25 से 26 क्वेश्चन होगा। जो भी उस सेट में आया हुआ था उसका स्क्रीनशॉट करके एक जगह करके आपके लिए जुटाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो जो पहला सवाल जो है वो आपका क्या है वो देख लें। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि a बराबर 0.29 भाग कुछ ऐसे करके सरलीकरण का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ऊपर में आपका बार भी है। तो यहाँ इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं, इसमें आपका ए का मान निकालना है, यानी आपको हल करना है। इससे अधिक आपके लिए इस क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं है। देखते हैं इसका हल करके इसका क्या तरीका है। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि आपको तो ये पता है कि जैसे मान लिया जाए 0.25 है, इसको पॉइंट हटाने के लिए हम लोग करते हैं 25 और नीचे 1 लगा के और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 करते हैं। और अगर ये पॉइंट के बाद 25 के बाद ये दोनों में बार अगर होता तो इसको ऐसे करते 25/99, यानी जितना अंक में बार होता है उसके लिए 9 लिखा जाता है, और अगर बार नहीं होता तो उसके लिए 0 लिखा जाता। अब अगर आपका ऐसा होता 0.25 और 1 में बार रहता तो इसको आप कैसे लिखते? तो आप लिखते 25, जिसमें आपका बार है उसके लिए 9 और जिसमें नहीं है उसके लिए 0। जिसमें है उसके लिए 9, जिसमें नहीं है उसके लिए 0, और जिसमें नहीं है उसको आप घटा देते तो आपका 25 में 2 23 हो जाता और 23/90। तो यही सिस्टम का हम लोग उपयोग करेंगे इस सवाल में। तो चलिए इस सवाल में हम लोग इसका उपयोग करते हुए बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस सवाल में हम लोग ये 0.29 के ऊपर बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 29/99, क्योंकि दोनों में बार है। भाग है तो आप भाग ही लिख दीजिए। और उसके बाद ये 3 2 है तो इसको आप ऐसे लिखिए 32 लिखिए, और जो बार है उसके लिए 9 लिखिए, और जो 3 है उसके लिए 0 लिखिए। और ये 3 को आप ऊपर घटा दीजिए जैसा कि आपको बताया गया। ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद कीजिए, गुना है गुना दीजिए। उसके बाद ये 0.2 है, अब इसके 2 के नीचे आप क्या कर देंगे, आप 9 कर देंगे, क्योंकि बार है उसके बदले 9 आता है। फिर आपका भाग है। अब उसके बाद 15 है और दोनों में बार है तो उसके लिए आपका 9 9 आपका हो जाएगा। फिर आपका है 0.3, तो 3 के नीचे आपका 9 हो जाएगा क्योंकि उसमें भी बार है। बस अब आप इसको हल करें, उम्मीद करते हैं कि आपका सही आएगा। अब ये हो गया आपका 29/99 भाग 32 में अगर 3 हम लोग घटाते हैं तो बचता है 29/90। अब उसके बाद गुना, अब ये 2/9 है। अब ये भाग को गुना में बदलेंगे तो ऊपर हो जाएगा 99 और नीचे हो जाएगा 15, और जोड़ 3/9 का 3 का 3 और 3 तिया 9 अर्थात 1/3। अब देखते हैं इसका क्या सीन है। यहाँ आप एक स्टेप और आगे ले जाएंगे, 29/99 गुनी ऊपर जाएगा 90, नीचे आएगा आपका 29, क्योंकि गुना में बदल दिए गुना। अब इसको आप काटिए, 9 एका 9, 9 एका 9, तो ऊपर हो जाएगा आपका 11 दूनी 22 और नीचे आपका हो गया 15, और यहाँ जोड़ हो गया 1/3। अब आप इसको हल करें, 29 29 आपका कट गया। अब यहाँ देखिए 11 9 99 और 11 दूनी 22, ये भी आपका कट रहा है। 9 दहाइयाँ 90, ये भी आपका कट रहा है। अब उसके बाद 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये भी आपका कट जा रहा है। इसका मतलब 2 दूनी 4/3 और 1/3 ये आपका आ रहा है। अब 4/3 और 1/3 ये आपका हो गया 5/3। अब 5/3 को आप हल करते हैं तो 5/3 को अगर आप पूर्णांक में रूप में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखिएगा 3 एका 3, जो बच गया ऊपर वो ऊपर ही रह जाएगा और नीचे तो 3 है वही रह जाएगा। इसका मतलब 1.2/3 है। यही आपका जवाब है इस सवाल का। तो 1.2/3 इसको बस हल किया गया है। तो इसी के साथ हम लोग आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले ले अगर चाहें तो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है इसमें त्रिकोणमिति से हमारा प्रश्न है। अब त्रिकोणमिति के इस प्रश्न में कहता है कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, सरल किया जा सकता है। तो आपको इसको सरल करना है। तो चलिए इसका सरल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ सवाल आपका लिखा हुआ है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा
बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को पता होगा एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब मान के चलिए कि जब 1 होता है तो अगर यहाँ 1 की जगह में 2 होता तो दोनों में 2 2 लिखते, अगर 3 होता तो दोनों में 3 3 लिखते। तो अगर इस पूरे समीकरण को 3 से गुना कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 3 के जगह में हम ये वाला चीज़ को लिख सकते हैं। अब लिख के देखिए, यहाँ लिखने से ही इसका उपाय बनेगा। 3 के जगह में हम लोग लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा में हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात आप गौर कीजिएगा, ये 3 जो है आपका, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा दोनों घटेगा, तो ये बच गया आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका रह जाएगा 3 में 4 जबरदस्ती घटाएंगे तो माइनस में बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में आपका जो है वही है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों का आप बटा कीजिएगा एक बार बारी बारी से दोनों का, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात आप गौर कीजिए, यहाँ कॉस कॉस आपका कटा तो आया 3, साइन बटे कोस आया 10, यानी 10 स्क्वायर थीटा। तो वही होगा इसका जवाब 3 10 स्क्वायर थीटा, जो कि आप दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। तो बस एक ही क्लू से आपका ये सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रत्येक सवाल में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तभी आप बेहतर सीख पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अब जो हमारा इसमें प्रश्न है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए हुए हैं, और ये मूल हैं एक √3 + 1, एक √3 - 1। तो ये सवाल थोड़ा अच्छे से हम लोग को हल करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला देखेंगे। जो द्विघात समीकरण होता है वो पहले जान लें। द्विघात समीकरण में एक होता है आपका स्क्वायर, ax² bx + c, ये आपका द्विघात समीकरण का बेसिक रूल है। अब इसको मान सकते हैं हम लोग एक शून्यक को अल्फा और एक शून्यक को बीटा, या एक मूल को अल्फा एक मूल को बीटा हम लोग मान सकते हैं, और इसी से हम लोग फार्मूला जो है वही रखेंगे। जो इसका फार्मूला जो होता है द्विघात समीकरण का, वो आपका कुछ ये होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x जोड़ अल्फा गुनी बीटा बराबर 0। ये है सिस्टम। आपको इसमें आप रखिएगा तो आ जाएगा आपका द्विघात समीकरण। जब भी किसी सवाल में आपका मूल दिया हुआ रहे, इसका आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला याद रखिएगा तभी आएगा। तो ये हुआ आपका अल्फा और ये हुआ आपका बीटा। अब हम लोग रखते हैं x², तो x² है माइनस अल्फा जोड़ बीटा, यानी √3 + 1 + √3 - 1। अब अल्फा गुनी बीटा, तो अल्फा गुनी बीटा यानी इन दोनों का गुना, अल्फा गुनी बीटा। तो इसको हम लोग साइड में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए साइड में करते हैं, √3 + 1 और √3 - 1। इसे आप यूँ भी देख सकते हैं कि इसमें क्या है, √3 + 1 √3 - 1, यानी a + b और a - b। तो ये हो जाएगा a² - b²। सूत्र भी होता है, यानी पहले वाले के स्क्वायर माइनस दूसरे वाले से स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, दूसरे वाले का इतना, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये 1, तो 3 में 1 2। इसका मतलब इसका आएगा गुना करने पर 2। अब इसको आगे देखेंगे तो x², ये 1 और 1 कट गया आपका, तो 2 √3 को हम लोग लिखेंगे 2 √3। यहाँ बगल में x होगा, x + 2। ये ऑप्शन जहाँ भी आपका सेट कर रहा है वही होगा इसका सही जवाब, और जो कि आपका ये है। कभी भी आपके पास ऐसे सवाल आए, जरूरी नहीं कि रूट वाले ही आएंगे, जैसे भी सवाल आए आप इस फॉर्मूला में रखिएगा, आपका जवाब इसका आएगा, जरूर आएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये पाइप टंकी का प्रश्न है। तो पाइप टंकी के प्रश्न को हम लोग बहुत ही सावधानी से इसे हल करेंगे। तो समय कार्य और पाइप टंकी लगभग दोनों समान ही होते हैं, दोनों के दोनों। तो इसका बेसिक से हम लोग प्रयास करेंगे किस तरह से इसका हल किया जा सकता है। तो
इसमें जो कहता है कि पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी और सी पूरे टैंक को 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए और बी एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है और बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। तो टैंक कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा। अब ये सवाल आपको समझना चाहिए। सवाल आपको नहीं समझ में आया हो, पॉज कीजिए, सवाल को पढ़िए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो उम्मीद है आप सवाल समझ लिए होंगे पढ़ के। तो यहाँ देखते हैं जो जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। अब जो हमारा ए है, ए 8 घंटा में भर सकता है और बी जो है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। इसे अलग कलर से हम लोग लिखते हैं। बी जो है आपका, 1 मिनट, अलग अलग रंग अगर हम लोग यूज ना करें तो हमें दिक्कत होगा, इसीलिए समझने के लिए हम लोग इसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जो हमारा ए है, तो ए 8 घंटा में भर सकता है और बी 20 घंटा में खाली कर सकता है और सी 15 घंटा में खाली कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि तीनों मिल के कितना काम करते हैं। तो तीनों का एलसीएम होगा। तीनों का एलसीएम आप किसी भी तरह करके निकालें, किसी भी तरह करके निकालें, आपकी मर्जी। ऐसे इसका तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 120। अब 120, अब तीनों को डिवाइड करें बारी बारी से 120। 8 का पहाड़ आप कितना बार पढ़िएगा, 120 आएगा। तो 15 8 120 होता है, 20 6 120 होता है और यहाँ 15 8 120। तो ये रहा आपका इनके द्वारा किया गया काम। लेकिन यहाँ एक बात गौर कीजिएगा, ए का द्वारा ये किया गया काम है और इनके द्वारा ये बिगाड़ा गया काम है, क्योंकि ये खाली करते हैं। इसका मतलब जो आपका ये रेड सर्कल वाला होगा ये आपका घटेगा, क्योंकि ये काम कर नहीं रहे हैं, ये काम तो बिगाड़ रहे हैं। तो टोटल हमारा वर्क है 120। अब इसमें बिगाड़ने वाले क्या करते हैं वो देखते हैं। कॉम्बिनेशन ए के साथ होता है। पहले यहाँ पर कहा है आपका कि ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। अब ए और बी, इसका मतलब 15 और 6। तो 15 तो आपका प्लस वाला है, लेकिन 6 आपका माइनस वाला है और इसको काम करवाते हैं 5 घंटा के लिए। तो 15 में 6 9 और 9 गुनी 5 यानी 45 काम होता है। अब 120 में आपका 45 काम आपका हो गया है। तो 45 काम होने के बाद आपका काम बच कितना रहा है। आप 120 में आप 45 घटाएंगे तो आपका बचेगा 75। तो अब आपके पास याद रखिए 75 काम है। सवाल कहता है फिर बी को बंद कर दिया गया है, यानी बी का कहानी खत्म। अब सी को खोला गया है, यानी अब ए के साथ अगर कोई आएगा तो वो होगा सी। अब ए के साथ सी आएगा तो सी आपका कितना काम को बिगाड़ता है। तो सी बिगाड़ता है 8 काम को। तो सी बिगाड़ता है 8 काम को। इसका मतलब ए और सी का कॉम्बिनेशन जो होगा वो 15 माइनस 8 का होगा। ये 8 काम को बिगाड़ता है। तो 15 माइनस 8 हो गया आपका 7, यानी दोनों मिल के 7 काम कर रहा है। हर काम है 75। तो समय कितना लगेगा। समय जो है इस कंडीशन में, अगर काम पूरा 75 है और काम कर रहा है 1 घंटे में 7, तो कितना लगेगा। तो इसको आप भाग दीजिएगा 7 से। तो जो भी 7 से भाग देने के बाद आएगा तो 7 दहाइए आपका हो गया 70 और ऊपर बचा आपका 5 और नीचे आपका 7। तो ये हुआ आपका समय। लेकिन यहाँ पूछा है कि कुल कितने समय में भरेगा। तो शुरू में आप कितने समय के लिए चालू किए थे। शुरू में आपने चालू किया था इसको 5 के लिए। शुरू में आप 5 घंटे के लिए चालू किए थे। तो 5 घंटा शुरू और बाद में है 10 घंटा और 5.7। तो 10 और 5 15 घंटा, 5/7 यानी 15.5/7 घंटा जो है वही होगा इसका सही जवाब। इसमें ये आंसर लाने के बाद भी आदमी का गलती होता है, क्योंकि इसे आदमी गौर करते ही नहीं कि यहाँ कुल पूछा हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर अलग है। अब यही ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि जो 10.5/7 आया वो भी आपके पास मौजूद है, जबकि ये आंसर नहीं है, आंसर केवल ये है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न समय और ये आयु से है, एज रिलेटेड प्रश्न है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका क्या हल हो सकता है। एक पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर, एक पिता और पुत्र के आयु के बीच का अंतर 35 साल है। तो पिता का मान लिया जाए कि x है और पुत्र का मान लिया जाए कि y है। तो दोनों के बीच का अंतर, तो पिता
और पुत्र के बीच का अंतर आपका 35 है। पिता को बड़ा माने हैं, पिता बड़ा होगा भी। अब से 5 वर्ष बाद, यानी दोनों में आप 5 5 जोड़ दीजिए। सबसे पहले जैसे आपका 5 वर्ष बोला, पिता की आयु पुत्र का आयु की 2 गुनी होगी, यानी पिता का जो आयु होगा वो पुत्र का 2 गुना करेंगे तब पहुंचेगा। अब इसको आपको हल करना है। अब कहता है पुत्र की आयु निकाल दे। पुत्र का तो y है, आपको केवल y रहने देना है। y रहने देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो x है इस x का मान को, यहाँ जो भी x है x का मान को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप x का मान निकालिए। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 35 प्लस y, ये आपका x का मान होगा। इसी को हम लोग रखेंगे तो x का जगह में रख दीजिए आप 35 प्लस y प्लस 5 बराबर, इसको गुना कीजिए 2y और 2 पचे 10। अब देखिए ये 35 प्लस 5 और ये 10 को आप इधर ले आइए, माइनस 10 हो गया। अब ये 2y, ये y को उधर ले गए तो y हो गया। 2y में y घटाएंगे हम लोग तो y बचेगा। 35 और 10 आपका हो गया 45, 35 और 10 आपका हो गया 40, 35 5 40 और उसके बाद ये 10 आप घटा दीजिएगा। 35 और 5 को जोड़िए और 10 घटाइए तो आपका कितना बच जाएगा, 35 5 40 में 10 आपका 30। तो y का मान आपका हो जाता है 30 और यही है आपका उम्र किसका, वो पुत्र का है। तो पुत्र का उम्र 30 वर्ष, ये आपको पता चल गया कि कैसे निकला। एक बार आप इसको बखूबी देख सकते हैं। तो ये हुआ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पाइप टंकी से। तो पाइप टंकी में फिर से वही कहानी कि कौन बिगाड़ रहा है और कौन बना रहा है, इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। तो इसे हम लोग एक अलग तरीके से हल करेंगे, गौर से एकदम हल करते जाएंगे। इसको पहले सवाल को पढ़ते हैं। ए और बी खाली करने वाले पाइप है। अब देखना है कि खाली करना है कि भरना है। अगर खाली करना है तो ए और बी अच्छे वाले होंगे, सी भरने वाला पाइप है। ए और बी पूरे भरे हुए टैंक को 15 घंटे 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। तीनों को खोलते हैं तो 1/9 भाग को 1.1/4 घंटे में खाली होता है। तो सी अकेले 2/3 भाग को कितने घंटे में भर सकता है। तो सी के भरने की बात यहाँ की गई है। तो सी के भरने की बात की गई है, यही हम लोग देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। यहाँ हम लोग को खाली करने को ज्यादा जोर दिया गया है, इसका मतलब खाली करना ही यहाँ का मेन काम हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ए है आपका, इस सवाल को थोड़ा बारीकी से, ज्यादा बढ़िया से हम लोग को हल करना पड़ेगा। ए जो है उसको लगता है 15 घंटा, बी जो है उसको लगता है 18 घंटा, सी जो है उसको पता ही नहीं है हमें कि कितना है। अब ये हुआ हमारा माना हुआ चीज। अब अगला चीज कहता है कि 1/9 भाग को 1.1/4 घंटे में समय लगाता है ये। तो अब इसको देखते हैं। 1/9 भाग जो है इसको लगाता है 1.1/4 अर्थात 4 एका 4 और 1 5/4। तो अब देखते हैं पूरे भाग के लिए क्या होगा। एक भाग के लिए ये तो 1/9 का है, तो एक भाग के लिए आपका हो जाएगा 5/9 5/4 और ये 9 ऊपर जाए क्योंकि नीचे है अभी, तो ये आपका हो जाएगा 9 पचे 45/4। ये पूरे भाग के लिए आपको याद रखना है कि 45/4 है ये पूरे भाग का। तो पूरे भाग को भरने में जो समय लगेगा, खाली करने में समय लगेगा, ये लगेगा 45/4। कभी भी समय काम का उल्टा होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। इसको अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1/15 काम ए करता है, 1/18 काम बी करता है और सी तो बिगाड़ रहा है, इस तो सी वाला चीज घटेगा। अब हर घंटे को अगर हम लोग एक का नीचे लिख रहे हैं तो ये 45/4 को भी हम लोग पलट के लिखेंगे टोटल 4/45, क्योंकि तीनों मिला के आपका इतना सा काम को कर रहे हैं। अब हमारा मकसद है इसको हल करना। तो इसको हल करने के लिए हम लोग 1/15 1/18 ये 4/45 को ले आइए इधर और 1/x को ले जाइए उधर जोड़ में। इसको आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम आप लीजिएगा तो इसका आ जाएगा आपका 180। 15 का पहाड़ा पढ़िए आप सीधे, 15 12 180, 12 एका 12, 18 दहाइए 180, 10 एका 10 और 45 चौके 180, 4 चौके 16। तो आपका ये हो गया आपका यहाँ। अब 12 और 10 हो गया आपका 22,
22 में 16 आप घटाएंगे, 22 में 16 तो आपका बचेगा 6। तो 6/180 बराबर हो गया 1/x। 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो आपका जो x निकला वो निकला 30। यानी जो तीसरा जो c है उसको 30 घंटा लगता है। अब लास्ट में सवाल देखिए कि c का पूरे का नहीं पूछा हुआ है, जबकि ऑप्शन में 30 भी है। यहाँ कहता है c अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने में भर सकता है। अब एक बात गौर कीजिए, आप गौर करने वाली बात यह है कि एक को काम करने में इसको लगता है 30, तो 2/3 को काम करने में लगेगा 30 गुनी 2/3, 3 दहाइए 30 और 10 दूनी 20। इसका मतलब 20 घंटा जो है वो हमारा होगा ये सही जवाब इसका। तो सवाल को पहले गौर कीजिए कि क्या हो रहा है और कब कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है। समय का उल्टा हमेशा काम होता है, इसलिए यहाँ व्युत्क्रम का यूज किया गया है। अगला प्रश्न आपका लाभ हानि से है। तो लाभ हानि से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें सवाल में क्या है, तो सवाल में यहाँ कहता है कि अरुणा ने 25 में 8 की दर से केले खरीदे और 20 में 6 की दर से बेचे, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, चुपचाप आपको यहाँ बस देखते जाना है कि इसको कैसे हल किया जा रहा है। देखिए 8 चीज को खरीदा ये 25 रुपया में, तो एक चीज को कितना में खरीदा, 25/8 में। यानी ये हुआ आपका सीपी अर्थात क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब 6 को बेचा 20 में, तो एक को कितना में बेचा, 20/6, अर्थात ये हो गया आपका एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब एक बात आप गौर कीजिएगा कि सेलिंग प्राइस और ये दोनों में अंतर हम लोग निकालेंगे तभी तो लाभ या हानि होगा। अब हम लोग देखते हैं कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो आप इन दोनों को आप गौर करेंगे तो पता चलेगा। इसका पॉइंट में निकाल के, ऐसे उतना ज़रूरत भी नहीं है। 25/8, 8 तिया 24 और 1/8 और 6 तिया 18, यहाँ 8 तिया 24 और यहाँ 2 बच रहा है ऊपर 2/6। तो एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। और जब लाभ होता है तो हमारा जो प्रतिशत होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य छोटा होता है, बटे यानी जो हुआ क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना हुआ, दोनों को घटा देंगे। किसमें लाभ होता है, क्रय मूल्य में, गुना 100। प्रतिशत निकालने का हमेशा नियम है, जो हुआ तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना में हुआ, क्रय मूल्य में हुआ, गुना 100। बस यही कहानी। अब दोनों को हम लोग अंतर करेंगे तो एसपी का मान है आपका 20/6 और सीपी का मान है 25/8 और जो सीपी है आपका वो है 25/8 और गुना है आपका 100। बस आप इसको हल करें, आपका आंसर आएगा, एकदम पक्का आने वाला है आंसर। अब इसको 8 और 6 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो 8 और 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा कितना होगा, तो 8 तिया 24 होगा इसका। तो 6 चौके 24, इसका किसी भी तरह से हल करेंगे हम लोग का आएगा, इसमें कोई तरह का कोई दो राय नहीं है। तो 6 चौके 24, 20 चौके 80 और 8 तिया 24, 25 तिया 75। अब उसके बाद 25/8 और ये है 100। आप यहाँ काट भी सकते हैं, 25 चौके 100 और ये 8 नीचे है, ख्याल रखिएगा। अब देखिए 80 और 75 को घटाए तो बचा 5, 5/24, 5/24 बचा और ऊपर आपका है 4 और ये 8 भी आपका ऊपर ही जाएगा। तो 5 पचे हो गया आपका 25। अब देखिए यहाँ एक गलती हुआ है, यहाँ 25 लिखा गया है 24 की जगह में। तो यहाँ 5 से ये नहीं कटेगा बल्कि 4 से कटेगा। 4 छक आपका हो जाएगा 24। अब उसके बाद 2 तिया आपका हो गया 6 और 2 चौके 8। तो ऊपर आप देखिए 5 और 4 बचा और नीचे 3, तो 5 चौके हो गया आपका 20 और नीचे 3। ये रहा लाभ। इसको आप बदलेंगे तो पता चलेगा, इसको आप बदलिए, पहाड़ा पढ़िए। 3 छक 18, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3। यही आपका हुआ 6.2/3% और ये है आपका लाभ। तो ये हुआ आपका लाभ प्रतिशत। कैसे निकालें, कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत में जो होता है वो ऊपर, जिसमें होता है वो नीचे और गुना 100 आपका होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है वो हम लोग देखते हैं। ये थ्योरेटिकल है थोड़ा। MNOP एक चतुर्भुज है, चलिए मान लेते हैं एक चतुर्भुज बनाएं और MNOP हम लोग कर दिए। जो रहा देख लेते हैं। प्रत्येक कोण समकोण है। अब प्रत्येक समकोण है इसका मतलब वर्ग होगा या आयत होगा।
अब उसके बाद कहता है कि भुजा एम एन पी ओ के बराबर है और भुजा एम पी एन ओ के बराबर है। इसका मतलब जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो इतना ही में तो ये आयत पकड़ ले रहा है अगर सम्मुख भुजा बराबर हैं तो। और कहता है कि विकर्ण 90 पर प्रतिच्छेद नहीं करते। अगर वर्ग होता तो विकर्ण 90 पर प्रतिच्छेद करते, लेकिन इसमें 90 पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये आपका आयत है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, देखिए, नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल में वर्ष 2002 से 2006 तक 3 विज्ञान प्रयोगशालाओं में रसायनों के उपयोग लीटर में प्रदर्शित किया गया। हाँ, उत्तर देना है आपको। यहाँ 2002 में जीव विज्ञान में कितना, फिजिक्स में कितना, रसायन में कितना, सब यूज का दिया हुआ है। अब 2 से 6 तक निकालने क्या कहता है? 2 से 6 तक जीव विज्ञान में रसायनों का कुल उपयोग कितना हुआ है और केमिस्ट्री में कितना यूज हुआ है, रसायन शास्त्र में, उसका अनुपात निकालना है। कुल मिला के आपको जीव वाला को जोड़ना है, रसायन वाला को जोड़ना है, दोनों का अनुपात निकालना है। इसके अलावा इस सवाल में कुछ नहीं है। तो चलिए जीव विज्ञान वाले को आप जोड़िए, एकदम सीधा यहाँ पर जोड़ के आप लिखिए 2 और 1 3, 7 3 10, 1 11 और 3 आपका हो जाएगा 14। तो 14 का आप लिख दीजिए 4 और हाथ में 1, 5 1 6, 6 और 8 आपका हो गया 14 और 6 20 और 9 29 और 29 और 9 आपका हो गया 38। तो इस प्रकार से ये हो गया 384। और जब आप इसको जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपका आएगा 296। बस दोनों का आपको अनुपात निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका 384 और ये 296। आप इसको काटिए, जैसे काटना है काटिए, किस जिससे कटता है। तो चलिए 2 से तो कटेगा ही। अब 2 से इसको शुरू कीजिए। 2 1 2, 48 दूनी 96 और उसके बाद 19 दूनी 38, ये 2 फिर 2 से कटेगा। 2 सते 14 और 2 चौके 8, फिर आपका ये भी कटेगा 2 से। 2 9 18, 2 6 12। अब फिर 2 से कटेगा। 37 दूनी 74, 48 दूनी 96। तो कुल मिला के आप इसको काट के भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको डायरेक्ट जोड़ के नहीं बताया गया ताकि समय बर्बाद आपका ना हो, इसलिए आप खुद भी जोड़ सकते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन। हाँ, इसमें आप गौर कीजिएगा, ये 48 37 के साथ साथ 37 48 भी है, ये भी आपको गौर करना है। थोड़ा सा भी आप गड़बड़ी किए कि किसका किससे निकालना है तो दिक्कत हो सकता है। अगला प्रश्न, ये थोड़ा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हम लोग गौर से देखेंगे क्या सीन है। यहाँ आपका साफ कहता है सवाल में कि 4a + 3b = 2c है। अब ये तो आपका बोला। अब उसके बाद 4a³ 3b³ - 2c³ का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इससे एक कंक्लूजन में पहुंचिए, उसके बाद आपको आराम पड़ेगा। इससे आपको ये कंक्लूजन में पहुंचना है कि 4a + 3b - 2c = 0। यानी मान लीजिए अगर ये a है, x है, ये y है और ये z है, तो x y z = आपका 0। तो निकालने कह रहा है आपका, अगर x मान लीजिए तो आप x³ y³ + z³ निकालने आपको बोला हुआ है। तो जब भी x y z 0 हो और तीनों का अलग अलग क्यूब निकालना रहे तो आपका आंसर होता है 3xyz और कुछ नहीं। अब जब x के जगह में ये है, y की जगह में ये है, z की जगह में ये है, तो 3xyz आप कर दीजिए। तो 3 हुआ, x की जगह में रख दीजिए 4a, y की जगह में 3b और z की जगह में -2c। बस गुना कीजिए, 3 चौके 12 या 36 दूनी 72, माइनस तो है ही, और abc। जब भी ऐसा रहे आपको वही करना है। इसका फॉर्मूला बेस्ड ये है डायरेक्ट, इसका लंबा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी आपको बता के यहाँ परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए यहाँ आपको जितना काम है उतना ही बताया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी विशिष्ट आंकड़ों का माध्य और बहुलक 12 और 21 है तो माध्यिका निकालिए। तो इसके लिए याद रखिएगा एक सूत्र होता है आपका, और वो सूत्र सीधा है, बहुलक = 3 माध्यक -2 माध्य। बस इतना। अगर इतना आपको पता है तो आराम से आपका हल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको याद भी कैसे रखेंगे वो भी बताते हैं। ये माध्यक में 3 लेटर है, 3 मान लीजिए। माध्य में आपका 2 लेटर है, 2 मान लीजिए। तो 3 में 2 घटाएंगे, जो बड़ा वाला बचेगा, सीधी सी बात। अब बहुलक आपका कितना है? तो बहुलक आपका है 21। उसके बाद 3 गुनी माध्यिका या माध्यक आपका नहीं है तो इसको x मान लीजिए अभी। उसके बाद 2 गुनी
माध्य आपका है 12। अब देखिए 21 बराबर 3x, 12 दूनी 24। ये 21, अब आप ले आइए 24 को इधर प्लस में, और ये 3x दोनों को जोड़िए, 4 1 5 हो गया और 2 2 4 हो गया, यानी 45 3x। x बराबर 3 15 45, यानी x बराबर आपका हो गया 15। और यही है आपका जवाब। आपको सूत्र पता हो तो आप आराम से निकाल लोगे बढ़िया से, इसीलिए जरूरी है कि इन सभी सूत्र को आपको बढ़िया से जानना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी थोड़ा अजीब है। 11 से विभाज्यता चेक करना है कि 11 से ये भाग जाता है कि नहीं। 11 से भाग चेक करने का एक रूल है कि आपको अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ना है। अल्टरनेट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया जाए इसको 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 इसको, ये अल्टरनेट करके देखते जा रहे हैं, अल्टरनेट है। जो जिसके इसे दाग किए हैं उसे आप जोड़ लीजिए, और जो बच गया है फिर उसको जोड़िए और दोनों को घटाइए। अब इन चारों ऑप्शन में चेक करने में आपको समय तो बिल्कुल लगेगा, तो जो आंसर सही है उसी को चेक करके आपको बताने का एक प्रयास हम लोग करते हैं, जिससे आपको समझ में बेहतर आए। तो चलिए इसका हम लोग आजमाते हैं। इसको जोड़ते हैं हम लोग। 3 9 4 6 5 4 5 6 और 1, इसको आप जोड़िए। उसके बाद जो ऊपर दे रहे हैं निशान उसे आप जोड़िए, जो बच गया है उसे, और दोनों को जोड़ के आप घटाइए, यानी दोनों का जोड़ का आप अंतर कीजिए। तो आपका अंतर या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या 33 होना चाहिए। अगर ऐसा अंतर आता है तो ये विभाजित है। आप जब इसे जोड़िएगा तो जोड़ने पर आपको मिलेगा कितना, वो भी देखते हैं। 9 और 3 12, 4 16 और 6 22 और 5 27 और 4 27, 4 आपका 31 और 5 36 और 6 42 और 1 43। ये आपका 43 हुआ। ऊपर भी जोड़िएगा तो आपको 43 ही पड़ेगा। 43 में 43 घटाएंगे 0, अर्थात ये संख्या 11 से विभाज्य है। ये आपका वर्क है, आपको चेक इसे करना है। अगर हम लोग जोड़ते रहे तो टाइम वेस्ट होगा आप ही का। अब इसमें ये सीरीज से क्वेश्चन है, शायद ये रीजनिंग का प्रश्न इधर आ गया हो, मैथ के रूप में भी इसको पूछता है बहुत बार। तो ये सवाल में आपका अगला पद क्या होगा वो आपको देखना है। तो देखिए कि इन दोनों में कितना का अंतर है। तो इन दोनों में देखिए कितना का अंतर, 9 में 8 गए 1 बचे, और उसके बाद 4 में 0 आपका 4, 5 में 5 कुछ नहीं। अब इन दोनों में अंतर देखिए, 8 में 7 1 और 50 में 46 4, इसमें भी 41 का अंतर है। आगे देखते हैं, 7 में 6 1, 46 में 42 4, इसमें भी 41 का अंतर है। 6 में 5 1, 42 में 38 4, 41 का अंतर है। इसका मतलब 41 घटते जा रहा है, तो अगला जो होगा 41 घट के आंसर आएगा। तो 5 में 1 4, 8 में 4 4 3, 344 जो होगा वही होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये सवाल भी जो शुरू में बताया गया था उसी का हमशक्ल है। तो इस सवाल को थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ बस इसको आपको हल करना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो 0.27 दोनों में बार है, भाग 3.2 एक में बार है। अब ये तो हो जाएगा आपका 27/99, क्योंकि दोनों में बार है, दोनों के लिए 9 आएगा, और ये भाग हो गया। अब 3.2, अब ये 2 के लिए आपका क्या आ जाएगा, ये 2 के लिए आपका क्या आएगा वही हम। तो 2 के लिए केवल आएगा आपका 9, और दशमलव के बाद और कोई अंक नहीं, इसीलिए 0 नहीं आएगा। अब ये 3 जो है जो बच गया है ये यहाँ घटेगा। अब ये 27/99 गुनी ऊपर में होगा 9, क्योंकि बदलेंगे, और 32 में अगर हम लोग घटाते हैं 3, तो 32 में 3 घटाने से हमारा कितना बचता है वो हम लोग को देखना है। तो 32 में 3 बचेगा 29। तो ये हम लोग का केवल हल होगा, फिर सवाल को भी आगे हम लोग देखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 9 एका 9, 9 एका 9। अब फिर ऊपर आप गौर कीजिए, ऊपर आपका हो गया 27, और नीचे जब आप इसको गुना करेंगे तो 11 9 99, और 11 दूनी 22 और 9 31। तो ये तो आप भी इनको हल कर लिए। सवाल आगे कहता है x का अंश और हर का योग क्या होगा, यानी दोनों का आपको जोड़ना है। तो 319 और 27 को जोड़िए, आपका आंसर हाजिर। तो 9 और 7 आपका हुआ 16, और उसके बाद 31 और 2 33 और 1 34, यही है आपका आंसर 346। तो सवाल को पूरा पढ़ना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यह चक्रवृद्धि ब्याज का एक प्रश्न है,
और ये चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि क्या सीन है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। इस सवाल में सिखाने का प्रयास हम थोड़ा करते हैं। तो सवाल कहता है यहाँ कि यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान ब्याज 2761 है, दूसरे साल का ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है और ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सवाल है कि दूसरे साल है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज के एक चीज जानना है। साधारण ब्याज में अगर 10% ब्याज दर रहेगा तो पहला साल भी 10 ही रहता है, दूसरा साल भी 10 ही रहता है और तीसरा साल भी 10 ही रहता है। यानी इसका अगर 2 साल का हम लोग देखें तो 2 साल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज में टोटल, साधारण में टोटल 20 रहता है, लेकिन साधारण में अगर चक्रवृद्धि में अगर हम लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 20 नहीं बल्कि ये चक्रवृद्धि होके 21 होता है। इसका मतलब पहला साल तो 10 होता है, दूसरा साल चक्रवृद्धि में 11 होता है। ये आपको याद रखना है 10 के केस में। बाकी डिटेल जब पढ़िएगा या पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस सवाल के लिए या कोई भी 10 वाला जो ब्याज दर होगा उसमें आप याद रखेंगे 10-10 का 21 होता है, 10-10 का 21, 22-22, 20-20 रहेगा तो उसका 44। इस प्रकार से अलग अलग डाटा का अलग अलग होता है। तो इसी का उपयोग हम लोग करके इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस सवाल में अभी आपको जो बताया गया उसमें पता चला कि पहला साल का तो 10% होगा, लेकिन दूसरे साल का 11%, और दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है आपका 2761। तो दूसरे साल का ब्याज आपका यही है 2761, दूसरे साल का 10 के दर से। अब बात यह है कि टोटल धनराशि कितना है, तो टोटल धनराशि 100% है। तो अब देखिए अगर 11% बराबर 2761 है तो 100% बराबर क्या होगा। तो 11 से इसको काटिए, 11 का 11, 11 दूनी 22, 5/56, 11 पचे 55, 1, 11 एका 11। अब तिरछा गुना कीजिए, 1 से एका x और 251 को गुना कर दीजिए 100 से। यही है हमारा मूलधन। ये सवाल नयों के लिए अलग लगा होगा, बाकी लोग को अलग बिल्कुल नहीं लगा होगा। अगला प्रश्न हमारा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो गोले की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, बड़ा सा आयतन है उसका छोटा छोटा बनाना है, बड़े वाले को छोटे वाले से भाग दे दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। अब भाग कैसे देंगे वो हम लोग देखते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है गोला का, 4/3 पाई r क्यूब। बड़ा वाला का बड़ा मान लिए और छोटा वाला का छोटा मान लिए। ये तो कट ही जाएगा तो इसका मान रखना ही नहीं, अब केवल त्रिज्या रखना है। अब r का क्यूब यानी 3 ठो रखना है, तो 10.5 बड़ा वाला, 10.5 बड़ा वाला, ये भी 10.5 और छोटा वाला, तीनों आपका 3.5 है। पॉइंट हटाते जाइए, ऊपर में भी 10 मान लो के बाद टोटल 3 अंक, नीचे भी 3 अंक। इसका मतलब लिखने का या हटाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप पूरे हटा सकते हैं क्योंकि नीचे ऊपर दोनों आपका बराबर है, तो इसीलिए इसको पूरा पूरे लिख दिया गया है। 35 तिया 105, 35 तिया 105, 35 तिया 105, 3 तिया 9 तिया 27। दैट विल बी योर आंसर। तो सीधा सीधी 27 गोला बनेगा। अगला प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से ये प्रश्न है जो कि आपके लिए खास है, एलसीएम एचसीएफ से। तो यहाँ सवाल कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती जो है उनके महत्तम समापवर्ती के 20 गुने के बराबर है। सवाल में पेंच है, इसीलिए सवाल को इसको अच्छे से समझना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है, पहला बात। उसके बाद कहता है उनका एचसीएफ 213 है और उनका जो एचसीएफ है वो आपका 213 है। और जब एचसीएफ 213 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लोग एचसीएफ के जगह में 213 हम लोग रखेंगे तो आपका निकल जाएगा इससे, तो आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा ऐसा 4260। तो ये हुआ आपका एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों आपका निकल चुका है। अब फिर यहाँ कहता है सवाल में आगे यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से भाग दिया जाए, क्योंकि दो संख्या है, एक संख्या को हम लोग मानेंगे a और एक संख्या को b, और ये भी याद रखिएगा कि a गुनी b बराबर
LCM गुनी HCF, ये होता है हमारा सूत्र। अब कहता है कि दोनों में से कोई एक संख्या को 225 से भाग देते हैं तो भागफल 4 और शेषफल 165 आता है। यही है यहाँ का पेच। अब मान लिया जाए कोई भी संख्या हो सकता है, उसको कितना से भाग दे रहे हैं? 225 से भाग दे रहे हैं तो भागफल आ रहा है 4 और शेषफल आ रहा है 165। तो जिसको भाग दे रहे हैं उतना वो तो x हुआ, तो वो आखिर क्या होगा वो पता करते हैं। तो जो x होता है वो इन दोनों का गुना और इसका जोड़ होता है। तो गुना करते हैं 225 गुनी 4 प्लस 165, कभी भी यानी भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है भाज्य बराबर। तो इसको गुना कीजिएगा 225 चौके, ये हो गया आपका 225 चौके। अगर आप कीजिएगा तो 25 चौका 100 और 2 चौके 8, इसका मतलब आपका ये होगा 1000। सॉरी, यहाँ 1000 नहीं बल्कि यहाँ आपका अंक अलग आएगा और ये अंक आपका क्या आएगा वो हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो इसे आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा, यहाँ 4 से गुना कीजिएगा तो 4 पचे 20 और 4 दूनी 8 हर 2 10, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, तो यहाँ आया आपका 900 और 900 प्लस 165। फिर आगे इसको हल कर, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर आपका आएगा ये 1065। तो इसका मतलब x निकल गया यानी एक संख्या निकल गया। तो एक संख्या आपका है कितना? 1065। दूसरा संख्या है आपका b और ये आता है LCM गुनी HCF, गुना करते हैं तो LCM आपका कितना है, HCF कितना है वो भी आपका पता है। तो जो आपका LCM है वो आपका ये है यानी 4260 और HCF आपका है 213। तो बस आप इसको हल कर दें तो b बराबर 4260 गुनी 213 बटे 10 65। यहाँ आप देख सकते हैं 213 और 10 65 आराम से कटेगा। 13 पचे 65, 2 पचे 10, यानी ये 5 से जा रहा है सीधी सीधी। अब ये 5 से आप इसे काटिए, 5 एका 5, 5 अठे 40, 2 बचा 26, 5 पचे 25, 1 बचा 10, 5 दूनी 10। तो b बराबर आपका आ रहा है 852 और यही है आपका संख्या। तो इतना करने में आपको कितना समय लगता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप जल्दी बनाएंगे तो आपका जल्दी जरूर बनेगा, थोड़ा प्रैक्टिस का नीड पड़ेगा। अगला प्रश्न, ये सवाल में आपको कुछ खास सीखने को मिलने वाला है। तो ये वाला जो सवाल है इसको बहुत ध्यान से आप बनाएंगे। 10 इकाई 10 यूनिट बाहरी त्रिज्या और 5 यूनिट आंतरिक त्रिज्या वाला खोखला अर्धगोला है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले इसको बता लेते हैं कि ये क्या है। देखिए ये आपका गोला है, उसके बाद ये आपका अंदरूनी गोला है और उसके बाद ये भी तो आपका क्षेत्र बनेगा। तो ये अब इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालने का आता है। बाहर का निकालिएगा तो बाहर वाला त्रिज्या ले लीजिए आप बड़ा R, अंदर का निकालिएगा अंदर का ले लीजिए छोटा r। लेकिन ये वाला जो तह है ये गोलाई से पूरा अर्धगोला का, ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका जो त्रिज्या है ये है r माइनस r। तो यही वाला पेंच के वजह से ये जल्दी नहीं निकलता है। इसका मतलब इसका जो सूत्र होगा इसका पूरे का, ऐसे अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता वो होता 2 पाई r स्क्वायर और अंदर वाला का हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन बीच वाला को जोड़ने के लिए हमको करना पड़ेगा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, हमको जोड़ना पड़ेगा। यही होगा इस सवाल का मेन बेंच। तो चलिए शुरू करते हैं इस गोले का सिस्टम। ये आपका बड़ा R मानिए, ये आपका छोटा r मानिए और इस प्रकार के खोखले अर्धगोले का जो सरफेस एरिया होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई छोटा r स्क्वायर और उसके बाद पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए ये हुआ आपका 2 पाई, पाई में ही रहने देना है, r स्क्वायर यानी बड़ा वाला r 10 का स्क्वायर, फिर 2 पाई छोटा वाला r यानी 5 का स्क्वायर प्लस पाई बड़ा r यानी 10 का स्क्वायर, छोटा r यानी 5 का स्क्वायर। बस आपको हल कर देना है। 10 दहाइए 100 दूनी 200 पाई, उसके बाद 5 पचे 25 दूनी 50 पाई और उसके बाद ये हुआ पाई
10 दहाई 100 माइनस 25। अब इसी को आपको हल करते जाना है। 200 पाई प्लस 50 पाई और उसके बाद 100 में 25 गया 75 पाई। तीनों को आप जोड़िए, आराम से आपका 325 पाई आ रहा है, जो कि हमारा आंसर है। तो यही 325 पाई आपको लाना था, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ये सवाल सांख्यिकी से है और नीचे क्लास जो 8-9 क्लास का सांख्यिकी से है, 10वां क्लास का सांख्यिकी की तरफ से भी नहीं है। इस सवाल में आपको माध्यिका का बात किया गया है। और माध्यिका क्या होता है, जब जो भी आंकड़ा रहेगा आपको बढ़ते क्रम में सजा देना है और उसके बाद जो बीच में आएगा वही माध्यिका है। तो चलिए, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको पहले बढ़ते क्रम में सजाया जाए। तो चलिए इनको पहले अरेंज किया जाए। तो इनमें से जो सबसे छोटा अंक आपको दिख रहा होगा वो आपको दिखता होगा 2, और 2 से ठीक बड़ा आप देखिए। तो 2 से अगर आप ठीक बड़ा देखेंगे तो वो आपका है 8, और 8 के बाद 9 तो नहीं है, लेकिन आपका 10 दिख रहा होगा। तो 10 आपका है, 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद आपका 11 नजर आ रहा है। अच्छा, 8 के बाद बीच में 9 भी है, तो ये आपका छोटा यही होता है। तो 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 भी है, और देख लेना है वो कितना बार है। 12 के बाद 13 है, और 13 के बाद 14 भी है, और 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 भी आपका है। तो यहाँ फिर देखिए 9, 12, 11, 8, 16, 18, 14, 15, 13, 17, उसके बाद 20 है और फिर 24 है, और इसका माध्यिका 1 है। अब माध्यिका देखते हैं कितने संख्याएं हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। तो देखिए ये आपका 6 इधर किनारे हो गया, ये आपका 6 किनारे हो गया, तो ये दोनों के बीच में होगा माध्यिका। तो 13 और 14 के बीच का माध्यिका आपका होगा 13.5। तो ये x का मान आपका हो गया 13.5। आपको कुछ ऐसा है निकलना है, बीच में अगर नहीं पकड़ा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, दोनों का बीच का कर दीजिए। अब फिर कह रहा है यहाँ कि 2 और 8 जो हैं, यहाँ जो आपको 2 और 8 नजर आ रहे हैं, इनको आपको बदल देना है किससे, 21 और 18 से। अब 21 और 18 से बदलेंगे तो नया क्या बनेगा उसको देखिए। 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और उसके बाद 18, 18 आपका 2 हो गया, फिर 20, और फिर 21 एक ठो बोला, फिर 24। अब देखिए कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। तो इधर आपका 6 हो गया, इधर आपका 6 हो गया। ये 15 और 16 के बीच आपका कितना है, तो 15 और 16 के बीच हो गया 15.5, और ये 15.5 जो है ये आपका y है। यहाँ दिया है इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका y है। अब कहता है 3x - y, यानी निकालना है आपको 3x - y। तो 3x यानी 3 गुनी जो शुरू वाला x निकला आपका 13.5 वो, और y जो है y आपका कौन सा निकालना है, y आपका है 15.5। तो इसको आप गुना कीजिए, 13 तिया 39, 5 तिया 15, आप गुना कीजिएगा, इसका होगा 40.5 और ये 15.5। तो 40.5 में आप 15.5 घटाइएगा तो आपका बचेगा 25, वही आएगा आंसर। तो ये हुआ 19वां क्वेश्चन का हल। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा 20वां प्रश्न, ये साझेदारी से है। यहाँ सवाल आपका कह रहा है कि 7250 की पूंजी के साथ एक आदमी ए जो है वो व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीना बाद 20 शेयर साझेदारी में एक साथ जुड़ जाता है। ए द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 साल बाद ए और बी का लाभ का अनुपात 8-9 है। तो देखना है कि बी कितना पैसा लगाया था, तो वही है इसका तरीका हम लोग देखते हैं। तो जो ए आपका है, ए वो लगाया कितना, तो 7250, कितना दिन के लिए, 1 साल यानी 12 महीना के लिए। बी लगाया कितना नहीं पता, कितना दिन के लिए, 3 महीना बाद लगाया, इसका मतलब वो तो मात्र 9 महीना के लिए लगाया, क्योंकि वो तो 3 महीने के बाद लगाया है। और जब दोनों का अनुपात हम लोग निकाले, यानी बटा जब निकाले, तो वो निकला 8/9। आपको बस इसी को हल करना है, आपका आंसर हाजिर, और कुछ नहीं है। अब जैसे हल करें, ये 9 और 9 आपका कट गया, उसके बाद 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 2 से भी आपका कटेगा, 2 एका 2, 36 दूनी 72, ये 25। तो आपका जो आ रहा है वो 36, 25 गुनी 3, यही तो आपका आ रहा है सीधा। तो
तो 3 से आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इतना, और वही होगा आपका आंसर। आप गुना करके खुद भी देख लीजिए। तो ये रहा इसका तरीका, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न, ये द्विघात समीकरण से ये सवाल है। तो द्विघात समीकरण से सवाल है x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स क्या है, द्विघात समीकरण या एक संख्या है या रैखिक समीकरण या चतुर्घात है। देखिए द्विघात समीकरण तो यहाँ आंसर आपका लिखा हुआ है, लेकिन कैसे ये आपको जानना है, क्योंकि एग्जाम में यही तो रहेगा नहीं। कुल मिला के आपको करना कुछ नहीं, इसको हल करना है। तो x का पावर आपका 4 है, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो पहला वाला का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा आपका x का पावर 2 है पहले से, तो 4 हो जाएगा। फिर 2ab कीजिए तो 2 है, a की जगह में x का स्क्वायर कीजिएगा और b की जगह में आप रख दीजिएगा 2, ये हुआ 2ab। उसके बाद b का स्क्वायर कीजिए तो 2 दूनी आपका हो गया 4। अब देखिए x का स्क्वायर 2 दूनी 4x का स्क्वायर प्लस 4। आप इस मान को जरूर उधर रखिए, तो माइनस में आप रखिए x का पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, ये आप रख दिए, प्लस 2 माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ आप गौर कीजिएगा ये दोनों जरूर घटेगा। उसके बाद आप एक बात देखिए, यहाँ एक स्क्वायर वाला चीज़ है और ये एक्स वाला चीज़ है। अगर एक ठो एक्स स्क्वायर वाला चीज़ अगर एक पीस भी, एक ठो भी अगर कहीं मिलता है आपको एक भी, तो इसमें आपका द्विघात समीकरण होगा इसका सही जवाब। तो कभी भी कोई भी समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहता है वो होगा द्विघात समीकरण। यहाँ 4 कटा और हमारा आंसर आया, सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्स का स्क्वायर ही बाकी ना रहे, एक्स स्क्वायर बाकी रहना चाहिए। ज़्यादा हल करने का इसको नीड है नहीं, आप एक बार इसको बखूबी हल अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न उम्र से है। ये सवाल आपको समझ में उम्मीद है आया होगा। यहाँ ज़्यादा नहीं बताया गया है ताकि इसे आप खुद भी हल करें कम से कम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी के 10 वर्ष पहले की उम्र की दोगुनी होगी और ए बी से 9 साल बड़ा है। तो चलिए सवाल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। सवाल जो बोला है आपका ए बी से 9 साल बड़ा है, उसको आप लिखिए। ए जो है वो बी से 9 साल बड़ा है, यानी बी में 9 जोड़ेंगे तब ए पकड़ेगा, तो वो आपका समीकरण लिखा है। अब इसको आप लिखिए कि 10 वर्ष बाद ए का उम्र यानी ए प्लस 10, बी का 10 साल पहले का उम्र यानी बी माइनस 10 का 2 गुना होगा। बस आपको हल करना है। अब आपको ए का मान निकालने का आता है, ए का निकालने का आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप बी का मान निकालिए और बी को यहां रख दीजिएगा, फिर ए का मान निकल जाएगा। तो यहां से अगर बी का मान आप निकालिएगा तो वो होगा ए माइनस 9, क्योंकि 9 को आप इधर ले जाइएगा। अब ए प्लस 10 बराबर बी का जगह में आप रखिए ए माइनस 9 माइनस 10 गुनी 2, जैसा है वैसा रखते गए हैं। अब ए प्लस 10 बराबर ए माइनस 10 और 9 19 गुनी 2। अब देखिए ए प्लस 10 बराबर 2 और ए 2a और 19 दूनी 38। अब एक बात आप गौर कीजिएगा, ये 10 है, ये 38 इधर आएगा तो प्लस में होगा, और ये 2a, ये a उधर जाएगा तो माइनस में होगा। 2a में a बचा तो a का मान ये होगा। तो 38 और 10 कितना हो जाएगा आपका 48, यही हुआ आपका आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये हल करने के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी इसको कर पाते हैं। तो ये सवाल में क्या है वो हम लोग गौर से देखते हैं। सवाल है आपका, सवाल में आपका ये है a अनुपात b समानुपात a अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात b, अर्थात a बटे 24 बराबर 24 बटे b। इसका मतलब a और b को गुना किए तिरछा गुना, तो आया 24 गुनी 24, यानी ए बी बराबर 24 और 24 को गुना करेंगे तो जो आता है वो 576 वो आपका आएगा। तो ये आपका हुआ। अब उसके बाद इसका क्या दिया हुआ है, इससे हम लोग कुछ निकालते हैं। तो इससे क्या है a बटे b
बराबर b बटे 192। अब आप इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा। अब सीधा हिसाब, सीधा आपको क्या करना है कि किसी तरीके से तो मान तो हमको निकालना है। तो जो हमारा a है या जो b है, कोई भी का मान निकाल सकते हैं। a बराबर 576 बटे b, a बराबर हमारा हो गया 576 बटे b, और वही मान हम लोग रखने वाले हैं। तो a का मान, अच्छा b कैसे हुआ, ये b जो है वो नीचे गया आपका। तो इस समीकरण में आप इसको अप्लाई कीजिए। a का मान रख दीजिए 576 बटे b, नीचे b है ही, बराबर ऊपर b है ही 192। अब एक बात आप गौर कीजिएगा, b आपका 3 ठो b हुआ, और ये 576 गुनी 192। अब इसका आपको निकालना पड़ेगा क्यूब रूट, तब आपको मिलेगा पूरा b का मान। तो b का मान आप क्यूब रूट उसका निकाल लें इसे तोड़ के। तो तोड़ के आप जब निकालेंगे तो इसका एक वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू आप जरूर निकालें इसे, या फिर अगर निकालते रहें हम लोग तो काफ़ी समय लगेगा, इस वजह से इसे निकाला नहीं गया है। जब आप इसे निकालिएगा तो निकालने के बाद आपका आएगा 48। जब b बराबर आपका 48 आ गया है तो a का मान कितना होगा वो भी हम लोग देख लें। चूंकि a गुनी b जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर है 24 गुनी 24, और b का मान जो है वो आपका है 48। तो 24 गुनी 24, तो 24 दूनी 48, ये 2 से कटेगा तो 12। इसका मतलब a का मान आपका है 12, a का मान है 12 और b का मान 48। अब दोनों को जोड़ के लाने का आता है, दोनों को जोड़िएगा तो आपका 60 आएगा, क्योंकि a प्लस b बराबर आपका 60 है। ये क्यूब आप जरूर निकालें। इसको क्या किया जाता है कि इसका क्यूब निकालने का जो तरीका है वो है आपका गुणनखंडन करके 3 का जोड़ा आपको लगाना है। अगला प्रश्न, ये सवाल में थोड़ा विजिबिलिटी का दिक्कत है कि इसमें कितना कितना परसेंट है, इसलिए ये सवाल को स्किप किया जा रहा है, और इसमें आप भी परेशान ना हो। स्क्रीनशॉट लेने टाइम लगा कि यह विजिबल होगा, लेकिन ये विजिबल उतना नहीं है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये सवाल वर्गमूल से संबंधित है। इसमें आपको वर्गमूल निकाल के आपको हल करते जाना है, और वर्गमूल निकाल के आप हल करते जाएंगे तभी इसका मान आएगा। तो एक वर्गमूल निकालने का तरीका आपको बखूबी बताया जा रहा है कैसे आप निकालेंगे। तो ये शुरू वाला का हम लोग निकालते हैं। इसका 88 36, आप कोई भी इसका अभाज्य गुणनखंडन करते जाइए, जितना से आपको करना है उतना से कीजिए, लेकिन आपको कुछ यहाँ याद भी रखना पड़ेगा, या तो भाग विधि से बनाना पड़ेगा, जैसे भी करके। तो इसको 2 से आप कीजिएगा तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 18 दूनी 36। उसके बाद 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, और उसके बाद ये 22 9 जो है 22 9 यह अभाज्य खुद का है, तो यह 47 का जाता है, इसीलिए यह भाग विधि से ज़्यादा बेहतर होता। अब जोड़ा जब लगाइएगा तो 1 47 और 1 2, इसका मतलब इसका निकलेगा आपका 94। इसी तरह से जब आप इसका निकालिएगा तो इसका निकालने के लिए आप कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए इसको भाग विधि से बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको वर्गमूल निकालने में कभी भी दिक्कत ना हो। भाग विधि से कुछ इस तरह से निकाला जाता है, जोड़ा लगाया जाता है बाद वाले से, बाद से जोड़ा लगाएंगे, ऐसे 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। अब ये 60 है, 60 में आप गौर कीजिए कि 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, तो हम लोग 7 को लेंगे, 7 लिया जाएगा, 7 7 7 49, यहाँ भी आप लेंगे 7 और फिर जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 14। 60 में 49 घटाएंगे, आपका बचा 11, और उतरेगा आपका जोड़ा 84। अब आपका सवाल ये है यहाँ कि यहाँ पर आप कितना रखिएगा, जो अंक यहाँ पर भी रखिएगा, और दोनों को गुना करके आपका ये आएगा। वही है आपका यहाँ मेन सवाल। वर्गमूल निकालने के लिए यही चीज़ सबसे अधिक पछड़ा अगर कोई चीज़ होता है तो वह आपका यही है। तो यहाँ 4 है, इसका मतलब या तो 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 होगा, या 8 रखिएगा तो होगा। तो चलिए 8 रख के देखते हैं। यहाँ 8 रख के हम लोग एक बार चेक करते हैं कि 8 रखने से आता है कि नहीं। 8 रख दिए, अब 8 8 64, और 8 चौके 32, 32 और 6 38 के 8, हाथ में 3, 8 एका 8 और 3 11, 22 लाख हमारा जुट गया। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 78। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो एक का आया 94, एक का आया 78, और तीसरा का जब आप निकालेंगे ऐसा ही भाग विधि से, तो तीसरा का जो आएगा
वो आएगा आपका 43। अब सवाल ये बोलता है दोनों को जोड़ के तीसरा से घटाइए, तो देखिए 94 प्लस 78 माइनस 43, ये आप जब हल करेंगे तो आपका 129 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को जोड़िए, तीसरा आप घटाइए, कम से कम इतना तो किया जा सकता है। ये रहा आपका 25 क्वेश्चन। यहाँ और एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, यहाँ बहुभुज वाला सवाल है जो कि पिछला सेट में आपको बताया गया था। यहाँ सवाल यहाँ क्या कहता है कि 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। वो 25वां वो सवाल का एक समझिए ये एक्स्ट्रा है। तो इसका आपको बताया गया था सूत्र बहुभुज का कि 2n-4 गुनी 90 ये बहुभुज का कोण है, जिसमें n जो है वो आपका है भुजाओं की संख्या। तो 2 गुनी भुजाओं की संख्या है 200 माइनस 4 और गुनी है आपका 90। बस हल कर देना है, 2 दूनी 4, ये 400 हो गया और ये माइनस 4 गुनी 90। अब 400 में 4 घटाएंगे तो 396 गुनी 90। 396 का आप गुना कीजिए, 0 हो गया। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86, हाथ में 8, 9 तिया 27 और 8 35, तो 35,640 डिग्री आपका ये रहा इसका कोण, जो कि ये है आपका ऑप्शन में भी। तो इन्हीं सवालों के साथ आज का हमारा ये क्लास जो सेट नंबर 2 है ये हमारा ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नए सेट के साथ मैथ में। बाकी अन्य चीज़ों का जो क्लास चल रहा है उसमें भी आप जुड़े हुए रहें ताकि एग्ज़ाम के लिए आप लाभान्वित हो, ताकि आपका एग्ज़ाम निकल सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।